गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो इतिहास का जो सिलेबस है उसका हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे कि हमें बीए पार्ट थर्ड ईयर में किस तरह से इतिहास को पढ़ना है। इतिहास के वही दो पेपर होंगे आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पैटर्न वही है जो आप सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए आ रहे हो। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के आपके लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक और 60 नंबर के आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में भी हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर में आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे मध्यकालीन भारत का अंत होता है। मध्यकालीन भारत का अंत मैंने आपको बताया था औरंगजेब की मृत्यु से मानते हैं, 1707 से, या मुगल काल के पतन से हम मानते हैं। ठीक है, औरंगजेब जो था वो मुगल काल का बहुत ही प्रतापी शासक था, तो औरंगजेब की मृत्यु से नया काल शुरू होता है और उसमें मुगल काल का अंत होता है। मुगल काल के अंत से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत में यूरोपीय कंपनीज का आगमन भी होता है। यूरोपीय कंपनीज का आगमन, देखिए यूरोपीय व्यापारी तो काफी दिनों से, काफी सालों से भारत में आ रहे थे, लेकिन अब ये कंपनी के रूप में भारत में आ रहे हैं, व्यापार के रूप में भारत में आ रहे हैं। कहते हैं कि इनके आने का जो क्रम था, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच आए थे, हॉलैंड निवासी। डच के बाद में अंग्रेज आए थे और सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसियों के बारे में कहा जाता है कि फ्रांसीसी जो सबसे अंत में आए थे और ये सरकारी कंपनी के रूप में आए थे और भारत में ये सत्ता स्थापना करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने बाकियों को सबको पीछे बिठा के अंग्रेज इसमें आगे पहुँचे थे। पुर्तगाली भारत में आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे लास्ट में थे। 1964 में जब गोवा का अधिग्रहण जब भारत ने किया था, उसके बाद में ही पुर्तगाली यहाँ से गए थे। मतलब पुर्तगाली आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे बाद में थे। तो यूरोपीय कंपनीज का आगमन होता है। उससे पहले मराठा जो है भारत में, मराठों का उत्कर्ष, उद्भव और पतन, ये भी आप आधुनिक भारत में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मराठों का उत्कर्ष, पतन। देखिए मराठे मुगल काल को रिप्लेस कर सकते थे, इनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी कि ये मुगल काल को या मुगलों को रिप्लेस भारत में कर सकते थे। 100 साल तक इनका शासन भी रहा, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा थी। ये लुटेरे प्रवृत्ति के हिसाब से हो रहे थे, ये प्रशासन को नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने आके मराठों को रिप्लेस कर दिया और भारत में फिर एक अंग्रेजी युग शुरू हुआ जो कि भारत में आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। आपके इस पेपर में, आधुनिक भारत के पेपर में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में हम पढ़ेंगे 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत। आज जो हमारा भारत है
वो वाला भारत नहीं जो 18वीं सदी में जो भारत था, वो जो बंगाल में बटा हुआ था, हैदराबाद में बटा हुआ था, मैसूर में बटा हुआ था, मराठों में बटा हुआ था, राजपूताना में बटा हुआ था, सिंध में बटा हुआ था। तो वो सारा जो भारत है 18वीं सदी का भारत, उसका हम अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे इन सब को अंग्रेजों ने जीत के एक भारत का राजनीतिक एकीकरण कर दिया था। 18वीं सदी के बाद भारत में जो अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता सिद्ध होगी वो आएगी, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, इसमें ब्रिटिश सर्वोच्चता भी इसको बोलते हैं। इसमें ब्रिटिश धीरे धीरे पूरे भारत में छा जाते हैं और अलग अलग नीतियों की वजह से भारत में छाते हैं। कोई सहायक संधि के थ्रू छाता है, कोई उसमें दूसरा जो काम होता है आर्थिक प्राथमिकता की जो नीति है उसके जरिए छाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के तहत होती है। जब ब्रिटिशों का यहाँ पे प्रशासन हो गया था तो ब्रिटिशों ने यहाँ पे धीरे धीरे भू राजस्व व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया था, क्योंकि जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो ही उस वक्त मुख्य रूप से आयकर दाता या जो राजस्व का जो मेन जो उगाही होती थी वो भू राजस्व से होती थी। तो अंग्रेजों ने अलग अलग भू राजस्व पद्धतियाँ यहाँ पे लॉन्च की थी। भू राजस्व पद्धतियां, इन भू राजस्व पद्धतियों में अलग अलग आए थे। एक तो स्थायी बंदोबस्त, दूसरी आपकी रैयतवाड़ी, तीसरी आपकी महालवाड़ी। ठीक है, ये आपके पार्ट प्रथम में आते हैं, पेपर फर्स्ट के पार्ट प्रथम में ये सारी चीजें आती है। इसके बाद में हम देखते हैं पार्ट सेकंड में क्या क्या आपको मिलेगा। पार्ट सेकंड में आपका उद्भव होता है, उसमें होता है कि कृषि का अंग्रेज आधुनिकीकरण करते हैं, वो व्यवसायीकरण उसका करते हैं। तो कृषि का व्यवसायीकरण, ठीक है। दूसरा ये करते हैं उद्योगों का विउद्योगीकरण, मतलब जो उद्योग थे भारत में, कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, उनको नष्ट किया जाता है, क्योंकि मशीनी युग और फैक्ट्री युग विश्व में आ चुका है। तो वो चीज भारत में लागू हो रहा है। तो हस्तशिल्प व कुटीर उद्योगों का विनाश या विऔद्योगिकीकरण, ठीक है। इसके बाद में जो दादा भाई नौरोजी है, जिसको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था धन के निष्क्रमण का, धन का निष्क्रमण। वो कहते थे कि ये भारत का जो धन है वो धीरे धीरे अंग्रेज ब्रिटेन में ले जा रहे हैं, भारत में वो धन का उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस धन का जो निष्क्रमण का है वो हम उसको और भी ज़्यादा डिटेल में जब ये टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में भारत में जो भारतीय इतिहास के पार्ट सेकंड में है वो हम पढ़ेंगे उदारवाद, उदारवाद, उग्रवाद व क्रांतिकारी गतिविधियां। मतलब भारत में पहली बार राष्ट्रवाद का भी उदय हो रहा था। भारतीय लोग अपनी राष्ट्रीयता की पहचान को मान रहे थे, वो पढ़ के आए थे विदेश में, फिर यहाँ पे भी उन्होंने भारतीयता की बात की, राष्ट्रीयता की बात की, वो भी हम पार्ट सेकंड में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में भारत में एक आता है होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। इस आंदोलन को चलाने वाले थे
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन्होंने कहा था कि एक सब शासन होना चाहिए, गृह शासन होना चाहिए, चाहे हम ब्रिटिश के अंदर ही वो शासन मिले लेकिन हमें प्रशासन में स्वतंत्रता मिले। तो होम रूल लीग आंदोलन भी चला था। ये दौर था 1915-16 का। ठीक है, अब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे दौर की तरफ हम जाते हैं, वो है पार्ट 3, उसको गांधी युग भी बोलते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन है भारत का, उसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। एक तो है उदारवाद, इसमें ज्यादातर चीजें, इसमें जो शामिल जो नेता थे वो ज्यादा वकील किस्म के लोग थे, वो ज्यादा याचिका करते थे और वो नरमपंथी लोग भी थे, इनको नरमपंथी भी हम कह सकते हैं। इसमें दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह के लोग शामिल थे। ये अंग्रेज़ों से याचना करते थे, उनको एप्लीकेशन देते थे, उनको पत्र देते थे, रिमाइंडर देते थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन कोई सटीक जो एक्शन होता था वो ये लोग नहीं करते थे। तो इससे दुखी होकर ये दौर जो भारत का, आप बोल सकते हो, जब कांग्रेस की भारत में स्थापना हुई 1885 से लेके 1905 तक ये दौर चला था। ठीक है, उसके बाद में दौर आता है उग्रवाद का। उग्रवाद या राष्ट्रवाद, इसको गर्मपंथी भी बोलते हैं कि भाई ये एक्टिव एक्शन में विश्वास करते थे, ये हड़ताल वगैरह करते थे, ये विरोध करते थे, ये निष्क्रिय प्रतिरोध करते थे। ठीक है, ये जो दौर था ये चला था 1905 से लेके आप इसको 1920 तक ले सकते हो, जब भारत में गांधी युग आता है। इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन की एक दिशा ही बदल गई जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में प्रवेश किया, उसको गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। गांधी युग जो था वो आपका मेनली 1920 से हम 1947-48 तक मान सकते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने इस पूरे के पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो परिदृश्य था वो बदल के रख दिया था। जो राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ वकीलों में या उच्च सम्भ्रांत परिवारों में था, वो आम लोगों तक पहुंच चुका था और एक सभी लोग मिलके एक राजनीति और जो आज़ादी और स्वतंत्रता की जो बातें थी वो करने लग गए थे। मतलब गांधी जी ने आके इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य ही बदल दिया था। ठीक है, ये हम पार्ट सी में पढ़ेंगे, पेपर फर्स्ट में। गांधी युग के बाद में हमारा पेपर थोड़ा आगे और बढ़ता है। भारतीय स्वतंत्रता जब हम प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में भी एक नेहरू युग की तरफ हमारा पेपर बढ़ता है। नेहरू युग में हमारे पास है कि नेहरू जी ने जब आज़ाद होने के बाद में किस तरह से भारत को संभाला, वो चीज़ उसमें आएगी। तो उसमें एक तो सरदार पटेल का जो योगदान है, रियासतों का एकीकरण, वो हमारे पास है। रियासतों का एकीकरण। एक इस राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी, वो है। महिलाओं की भूमिका। तीसरा, नेहरू जी का जो पंचशील का सिद्धांत है वो था। उसके बाद उनकी गुट निरपेक्षता की विदेश नीति जो उन्होंने अपनाई थी वो थी, क्योंकि उस वक्त विश्व जो था दो गुटों में बट गया था, एक तो अमेरिका, एक सोवियत
संघ। तो भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, भारत ना तो सोवियत संघ के गुट में शामिल था, ना फिर वो अमेरिका की गुट में शामिल था। तो एक गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने उस वक्त अपनाई थी। तो ये हम सब पार्ट सी में पढ़ेंगे। पार्ट सी में एक हम दूसरा जो आंदोलन की जो दूसरी दिशा थी वो भी हम पढ़ेंगे। उसमें एक वामपंथी आंदोलन आता है, वामपंथी आंदोलन और किसान विद्रोह है। किसान और जो डिप्रेस्ड क्लास के जो विद्रोह हैं वो उसमें आएंगे, दलित विद्रोह है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम भारतीय इतिहास के जो आधुनिक भारत का इतिहास का हमारा पहला पेपर है उसमें ये हम सब अध्ययन करेंगे। ठीक है, पार्ट जो सेकंड है उसके बारे में हम फिर कभी जो पार्ट सेकंड जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।